बहुत सारे सवाल हैं और आज इन्हीं सवालों के साथ 5 की पड़ताल में हम आपके सामने हैं। जवाबों का तलाश सीबीआई भी कर रही है, इससे पहले पुलिस भी इसकी तलाश कर चुकी है और तलाश में अभी तक जो सामने आए हैं वो कुछ चेहरे आए हैं और कुछ सवाल आए हैं। इसमें सबसे बड़ा सवाल पश्चिम बंगाल की सरकार पर और पश्चिम बंगाल की पुलिस पर खड़ा हुआ है। ये बात स्पष्ट हो गई है कि इस मामले में लीपापोती करने के भरसक प्रयास किए गए हैं। क्यों किए गए हैं? अब जब पॉलीग्राफिक टेस्ट की बात हो रही है और बात सिर्फ आरोपी के पॉलीग्राफिक टेस्ट की नहीं है, इस कॉलेज के प्रिंसिपल का भी पॉलीग्राफिक टेस्ट होगा। इससे बात स्पष्ट हो जाती है कि मामला सिर्फ रेप और हत्याकांड तक सीमित नहीं रहा है। इस मामले के गहरे तार हो सकते हैं, एक बड़ी साजिश भी इसमें हो सकती है। इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। कोलकाता रेप मामले में सीबीआई की जांच अब एक तरह से निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। आरोपी संजय रॉय को लेकर जांच एजेंसी मानकर चल रही है कि वो पूरी सच्चाई अभी भी नहीं बता रहा है। उसकी तरफ से कई राज छिपाए जा रहे हैं। ऐसे में अब उन्हीं राज से पर्दा उठाने के लिए सीबीआई उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट करने वाली है। इसके साथ ही उसकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग भी की जाएगी। इस टेस्ट के जरिए उसके व्यवहार को डिकोड किया जाएगा। वहीं आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के पॉलीग्राफिक टेस्ट की इजाजत सीबीआई ने कोर्ट से हासिल कर ली है। साथ ही सीबीआई उन 4 डॉक्टर्स का भी पॉलीग्राफ टेस्ट करेगी जिन्होंने 8 अगस्त को महिला डॉक्टर के साथ ही डिनर किया था। दरअसल सबका पॉलीग्राफिक टेस्ट करा के सीबीआई ये जांचना चाहती है कि जो बयान इन लोगों ने दिए हैं वो सही हैं या नहीं। कोई बात तो छुपाई नहीं जा रही है। इस केस में सीबीआई संदीप घोष से 7 दिन लगातार पूछताछ कर चुकी है। संदीप घोष पर शक इसलिए हो रहा है क्योंकि आरोप लगा है कि केस का मुख्य आरोपी संजय रॉय दरअसल संदीप घोष का बाउंसर बनकर घूमता था। कोलकाता की लेडी ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने की आवाज देश के हर शहर में उठ रही है। वहीं अब लंदन में भी इसे लेकर प्रोटेस्ट हुआ है। यहां ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने डॉक्टर समेत अन्य लोगों ने प्रदर्शन किया, कैंडल मार्च निकाला। इस वारदात को लेकर पुलिस ने कैसे लापरवाही बरती, क्राइम स्पॉट से किस तरह छेड़छाड़ हुई, एफआईआर की टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वारदात के मोटिव पर सवाल हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी झोल है। बहुत सारी चुनौतियां हैं सीबीआई के सामने। इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले अभी तक जो डेवलपमेंट हुए हैं उस पर यह रिपोर्ट। नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। साल 1992 जब ममता बनर्जी की राजनीति को रफ्तार पश्चिम बंगाल में एक महिला के साथ उत्पीड़न के मुद्दे को उठाने के बाद ही मिली थी। आज 32 साल बाद पश्चिम बंगाल में एक महिला के साथ जघन्य वारदात ने ममता बनर्जी के 13 साल से एक छत्र सियासी राज को हिलाकर रख दिया है। इस घटना ने प्रदेश सरकार और उसकी सरकारी मशीनरी सब पर सवाल खड़े कर दिए। विपक्ष ममता सरकार पर हमलावर है। ममता बनर्जी का सरकार इतने बड़ा घटना घट गई, कुछ किया नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस जेबी पर्दीवाला ने बोला कि ऐसा केस उन्होंने 30 साल में, उनका लाइफ का 30 साल में देखा नहीं, और क्लियरली बोला कि बंगाल नॉट फॉलोइंग द क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड। अगर ममता का गवर्नमेंट और ममता बनर्जी खुद कोई आइन, कानून, लॉ इनको सम्मान नहीं करेगा, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर को फॉलो नहीं करेगा, तो क्यों और एक्स्ट्रा लॉ क्यों मांग रही है? उधर कोलकाता डॉक्टर रेप केस पश्चिम बंगाल पुलिस से टेक ओवर करने के बाद सीबीआई को अब तक कोई ठोस परिणाम तक नहीं मिला है जिससे केस को आगे बढ़ाया जा पाए। इस टेस्ट के जरिए सीबीआई उसके स्टेटमेंट में मिले झोल को पहचान करने की कोशिश करेगी। इसमें यह भी देखा जाएगा कि कहीं इन सभी 6 लोगों ने जो बयान दिया है उसके पीछे किसी का कोई दबाव तो नहीं है। कोलकाता में 8 से 9 अगस्त की रात आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में भले ही जांच अब सीबीआई कर रही है, लेकिन बंगाल पुलिस ने शुरुआती 5 दिनों में इतनी छीछा लेदर कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच को ये कहना पड़ रहा है कि 30 साल में ऐसी लापरवाही नहीं देखी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शासन वाली कोलकाता पुलिस की जाँच प्रक्रिया, पुलिस का भरोसा, पुलिस की सुरक्षा, सब कुछ संदेह के दायरे में है। इसीलिए कोलकाता के रेजिडेंट डॉक्टर्स सीबीआई से खुद मिलने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, हम लोग का जो मेन डिमांड था जो जस्टिस, उसमें अभी भी हम लोग डटे हुए हैं। जो जस्टिस से हम लोग बहुत दूर है। अभी तक इतना दिन हो गया हम लोग का प्रोटेस्ट, पर जो कल्प्रिट्स है, ऑल द कल्प्रिट्स टिल आर नॉट अरेस्टेड। सो विद द जूनियर डॉक्टर्स, ऑन बिहाफ ऑफ जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट, हम लोग का जो सीज वर्क है वो अभी तक जारी है। आज हम लोग का सीजीओ में एक डेलीगेशन जाएगा बात करने सीबीआई से। तो ये अभी तक का प्लान है।
एक तरफ जहां खुद बंगाल सरकार और सरकारी मशीनरी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई वारदात के बाद सवालों के कटघरे में, वहीं दूसरी तरफ सीएम ममता बनर्जी ने सीधे प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर मांग की है रेप के हर मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट पर तेज सुनवाई हो, रेप के हर केस में 15 दिन के अंदर ट्रायल पूरा हो जाए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मांगों की चिट्ठी लिखकर ममता सरकार उन सवालों को लिफाफे में बंद कर देना चाहती है जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर कोलकाता की सड़कों तक पूछे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। पुलिस की कार्यवाही पर बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। पॉलीग्राफ टेस्ट लगातार आप सुन रहे हैं, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे और इसके एक्सपर्ट्स मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले इस मामले पर राजनीति भी हो रही है और कई बार ऐसा लगता है कि राजनीति आवश्यक भी होती है, क्योंकि इस तरह के मुद्दे कहीं दबकर ना रह जाएं। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी, कल की ये घटना रही, इसको लेकर भी आपने देखा पश्चिम बंगाल में अभी जो प्रतिक्रियाएं आ रही थी, आपने भारतीय जनता पार्टी नेताओं को सुना। शुभांकर भट्टाचार्य जो कि वरिष्ठ नेता हैं तृणमूल कांग्रेस के, वो एक बार फिर मेरे साथ जुड़ रहे हैं और वो लगातार इस मुद्दे पर बोल रहे हैं। ये भी बड़े साहस की बात है क्योंकि बहुत सारे सवालों के घेरे में तृणमूल कांग्रेस है। माधवी अग्रवाल जो कि प्रवक्ता है पश्चिम बंगाल बीजेपी की, वो भी मेरे साथ जुड़ रही हैं। बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर माधवी जी लगातार हमारे साथ रहेंगी। माधवी जी आपका स्वागत है, शुभांकर जी आपका स्वागत है। शुभांकर जी शुरुआत आपसे ही करूंगा और कल जो बातें हुई थी उससे आगे अब बात को बढ़ाएंगे, क्योंकि आपने कई बातें कल स्पष्ट करी थी अपनी तरफ से। आपने कहा था कि पुलिस से सवाल पूछे जा रहे हैं, जवाब तो देना होगा, सबको जवाब देना होगा, आपने इस तरह से स्पष्ट बात रखी थी। अब पहला सवाल जो खड़ा हो रहा है वो ये कि एक तरफ पुलिस सवालों के घेरे में है, पुलिस ने अपने काम को ठीक से नहीं किया, बल्कि बहुत ही खतरनाक तरीके से पुलिस पोस्टमार्टम पहले हो जाता है, एफआईआर कई घंटों बाद लिखी जाती है, बच्ची का चेहरा माँ बाप को नहीं दे, बहुत सारी बातें। एक तरीके से ऐसा लगा कि इस पूरे मामले को एक तरीके से ठंडे बस्ते में डालने का प्रयास किया जा रहा था। उसके बाद में एक मांग रख दी जाती है कि देश में इतने बलात्कार हो रहे हैं, इसको लेकर कानून बनाया जाए। ये बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग सा लगता है। देखिए प्रवीण जी, एक बात मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि अगर आप ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं ममता बनर्जी रेप को मतलब इंस्टिगेट कर रही हैं, कहीं पे ये दिखा रही है कि नहीं वो सपोर्ट कर रही है रेप को, तो ये फिर मतलब मैं इसके बाद फिर कुछ कह ही नहीं पाऊंगा। अगर इसको मैं स्पष्ट कर देता हूं, उनकी पुलिस ने इस मामले को दबाने का प्रयास किया जो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। देखिए, जहां राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, जहां पुलिस की बात है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो हम लोगों ने माना भी, सुनी गई, वहां पे जो एक्शंस लिए जा रहे हैं वो किया भी जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ बात ये है, लेट द सीबीआई पुट द एंटायर फैक्ट्स इन फ्रंट। अभी सीबीआई ने कोई फैक्ट सामने रखा नहीं है। अभी जितनी भी चीजें हैं ये हम लोग, ठीक है आपका कहना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर जो टिप्पणी कर चुका है, देखिए सुप्रीम कोर्ट, शुभांकर भाई, कभी भी कोई चीजें जाने बिना, कोई चीजें सामने आए बिना कोई टिप्पणी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इतनी जिम्मेदारी के साथ में अपनी बात को रखते हैं। कल टिप्पणियां की, हमने उस पर बात भी की है। बहुत स्पष्ट है कि पुलिस की भूमिका संदिग्ध है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो बीजेपी तो कह नहीं रही है। रवि भाई, मैं कल आपके चैनल पर आया था, मैंने वहां पे खुद भी आके कहा कि यहाँ पे अगर पुलिस का मैटर यहाँ पे आता है, जहां पे पुलिस के द्वारा जो गलतियां हुई हैं, जो कमियां जो रही हैं, उसका कोई भागा नहीं है। कल हमने वहां पे तुरंत हमने आप ही के चैनल पर बात की, बात हमने साफ तरीके से कही कि अगर वहां पे कोई दोषी पाया जाता है उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन होगा, बिल्कुल लिया जाए। लेकिन लेट द सीबीआई पुट द एंटायर फैक्ट्स इन फ्रंट, जो कि आपने कल सुप्रीम कोर्ट का भी आपने ऑर्डर पढ़ा, उसमें बार बार ये चीज वेट किया जा रहा है। उन्होंने अभी तक कोई ऑर्डर ऐसा कोई अभी इनिशियल वो नहीं दिया है जो कि पुलिस के ऊपर हो। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है अभी तक पुलिस के ऊपर। ये कहा गया है, ये संदिग्ध उन्होंने टिप्पणियां की, बट वी ऑल आर वेटिंग फॉर द फैक्ट्स टू बी पुट इन फ्रंट बाय द सीबीआई। सीबीआई को अपने उसमें से रखते, क्योंकि अब जांच सीबीआई के हाथ में है। अब यहाँ पे बैठ के अगर मैं यहाँ पे डिटेक्टिव बन के मैं जबरदस्ती के कोई अगर मैं यहाँ पे अपने फैक्ट्स दूंगा, वो सही नहीं होगा। वो मैं बना के जितनी भी चाहे बातें करूं। जहां तक बात आती है कि अभी प्राइमा फेसी जो चीजें जो लग रही हैं, जहां पे जो कमियां रह गई, उससे तो कोई भागा नहीं, उससे कोई अस्वीकार नहीं करता। जब बात आती है संदीप घोष की, लेकिन यहाँ पे बात है कि संदीप घोष को सामने रख करके संजय कार को बेचारा बना दिया जाता है, ये भी गलत। आप ये कह रहे हैं वही संदीप घोष जिसे संदीप घोष वही संदीप घोष है जिसको प्रमोट कर दिया गया था, जैसे ही छोड़ा गया बड़ी जल्दबाजी में उसको दूसरे कॉलेज में प्रिंसिपल बना दिया गया। इस बात की क्या जल्दबाजी, ये सवाल पूछा सुप्रीम कोर्ट ने।
देखिए, एक बात बता दूं, संदीप घोष के मामले में जो इस तरीके से जो जल्दबाजियां हुई, जिस तरीके से हुआ, वो आपने सुना होगा ममता दीदी के पिछले बयान में उन्होंने खुद कहा कि इसके ऊपर भी हम लोग देख रहे हैं कि हुआ कैसे। इट डिडंट वेंट थ्रू हर, नंबर वन। ये बार बार कहा जाता है कि स्वास्थ्य उधर से अभी मंत्रालय क्योंकि ममता बनर्जी के पास है, तो इसलिए इसका डायरेक्ट जो जिम्मेदारी है वो ममता बनर्जी के पास आ पड़ती है। लेकिन साथ ही साथ ये बात बताई जा रही है, एक स्तर पर जो पोस्टिंग की जो बात आई है उसमें कोई भी डायरेक्ट इनिशिएशन या कोई डायरेक्ट कभी कोई ऐसा ऑर्डर हेल्थ मिनिस्ट्री से गया नहीं था। ठीक प्लीज है। चेक। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, यही तो परतें खुलनी है और पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या आता है ये भी देखेंगे। आज आपसे माधवी जी, आज इनसे सवाल ज्यादा होंगे, बहुत सारे सवाल हैं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, कोई जवाब देने के लिए ये भी बहुत बड़ी बात है, ये भी बड़ा साहस का काम है क्योंकि ऐसी स्थिति में डिफेंड करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अभी एक बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी खुद इसको लेकर पहले मार्च निकालती हैं, प्रधानमंत्री को एक कंसर्न की चिट्ठी भी उन्होंने कल लिखी कि देश में हर दिन 90 रेप हो रहे हैं, कड़ा कानून लाया जाना चाहिए। तो एक वो बैकफुट पर तो है, लेकिन वो महिलाओं को लेकर चिंता भी जाहिर कर रही हैं अपनी। प्रवीण जी, ऐसा है कि शुभांकर जी ठीक तरीके से जवाब नहीं दे पाएंगे, वो पार्टी की अपनी लाइन पे चलेंगे, लेकिन हम सभी लोग इस पर रेगुलर चर्चा कर रहे हैं, प्रतिदिन चर्चा हो रही है और इसके एक एक जो पन्ने हैं वो सामने खुलकर आ रहे हैं। प्रथम दिन से जिस तरीके से टीएमसी सरकार ने एक इतने जघन्य अपराध को ढकने की कोशिश की, इसका तो संज्ञान खुद जो है सुप्रीम कोर्ट ने लिया। सबसे बड़ी बात है कि सीबीआई जांच की जो मामले में जवाब दे रहे हैं, तो सीबीआई जांच तो हाई कोर्ट ने आके जो बीच में हस्तक्षेप किया तब जाके सीबीआई जांच को दिया गया, नहीं तो ममता बनर्जी तो बहुत दिनों तक टाल रही थी। लेकिन फिर वही उनके लोग आकर, उनके मंत्री लोग आकर कहना शुरू कर देते हैं कि भाई 2 दिन के अंदर में रिपोर्ट सबमिट करो, और इधर सुप्रीम कोर्ट खुद बता रहा है कि 14 घंटे तक जो है मामले को रफा दफा करने का षड्यंत्र रचा गया हॉस्पिटल के अंदर में, जहां पे महिला का साथ में जो हत्या हुई है और उसके साथ बलात्कार हुआ है, वो आदमी जो वहां का प्रिंसिपल है उसका सबसे नजदीकी बाउंसर कहा जा रहा है, जिसको दाया हाथ बाया हाथ, उसके जितने भी 2 नंबरी काम है उसको सब मैनेज करने के लिए वो काम करता है। तो जाहिर सी बात है कि वहां पे षड्यंत्र चलता रहा। जब उसके घर वाले आते तो 3 घंटे तक देखने नहीं दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा कि इस तरीके से 30 साल के करियर में उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा कि एक जो है खुद ही सरकार आकर जो है अपराधियों का पक्ष ले रही है। तो अब आप इनसे क्या सवाल पूछेंगे और वो क्या जवाब देंगे? आज जब पूरे बंगाल की जनता और साथ में देश की जनता भी निकली हुई है रास्ते पर, उनको भी ये लोग जो है किसी ना किसी पॉलिटिकल उद्देश्य से देखने की कोशिश करते हैं या उनको ढालने की कोशिश करते हैं। रोज नए सर्कुलर यहाँ बंगाल में लाए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले तक ये लोग अरेस्ट कर रहे थे, जो लोग भी पोस्ट कर रहे थे इस मामले को लेकर, उनकी अरेस्टिंग हो रही थी, पुलिस की तरफ से उनको नोटिस जा रहा था। तो संदिग्ध पूरा मामला है ही। पुलिस के जब हस्तक्षेप हो जाता है, पुलिस को जब वहां नियुक्त कर दिया जाता है, उनकी मौजूदगी में 7,000 लोग पहुंचकर हॉस्पिटल जैसी जगह पर, जो इतनी प्रोटेक्टेड जगह होती है, वहां पर आकर पुलिस के सामने वहां पे तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। वो लोग जो है अपराध स्थल पर जाने की कोशिश करते हैं। तो ये बताता है कि पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वो पूर्ण रूप से यहाँ पर नाकामयाब है और अब उनके पास में कोई रास्ता नहीं है कि भाई वो अब क्या करे। तो महिलाओं की चिंता करना और महिलाओं की चिंता होना दोनों में बहुत अभी आप क्या चाह रहे हैं कि ममता बनर्जी इस्तीफा दें, ये आप लोगों की मांग है? या होने के बाद भी अभी तक बंगाल में कम से कम 10 से ज्यादा मामले फिर से आ चुके हैं। आपकी मांग क्या ये है कि ममता बनर्जी इस्तीफा दें, या आप क्या चाह रहे हैं? बीजेपी क्या चाह रही है अभी? देखिए, जिस तरीके की स्थिति पश्चिम बंगाल में बनी हुई है, एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते हम ये उम्मीद कर सकते थे कि भाई महिलाओं को यहाँ सुरक्षा मिलेगी। संदेश खाली जैसा मामला हो जाता है उसको भी पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है। इसी तरीके से इस मामले को इतने जघन्य अपराध को दबाने की कोशिश की और खुद ममता बनर्जी का जो शब्द था वो ये था कि एटा राम बाम कौरार आचे। अब राम जैसे नाम को, राम जैसे शब्द को ये इतने जघन्य अपराध के साथ जोड़ने का काम करें, इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? हम तो यही चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल के पूरे देश में जो है महिलाओं की जो है सुरक्षा बढ़े, महिलाओं सुरक्षित रहे। महिलाओं के साथ अपराध करने के पहले 10 बार सोचे लोग। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि क्या पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से इतने जघन्य अपराध को सरकार ने आके लिपापोती करने की कोशिश की, जो प्रिंसिपल है जिसको 2 बार हटाया गया, उनके खुद के लोगों की तरफ से, हॉस्पिटल के प्रशासन की तरफ से वहां पर उनको जबरदस्ती रखा गया, उसके बाद उनको जो है ट्रांसफर। ठीक है, ये डिटेलिंग मैंने दी है। इस सबके बीच में मेरे साथ माधवी जी एल.एन. राव साहब जो कि पूर्व डीसीपी हैं दिल्ली के, वो भी जुड़ गए हैं। ऐसे कई जघन्य मामलों को उन्होंने खुद तफ्तीश की है, पुलिसिया जांच पड़ताल को वो बहुत अच्छे से जानते हैं। उनसे थोड़ा डिटेल में समझूंगा क्योंकि कई मामलों पर उन्होंने हमारी बड़ी मदद की है इन सारी चीज़ों को समझने में। लेकिन शुभांकर जी, पुलिस
पहले ही सवालों के घेरे में है, पोस्टमार्टम पहले हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि 30 साल में ऐसा नहीं देखा, ऐसा कोई मामला याद नहीं आता जब इस तरीके से लीपापोती करने का प्रयास किया गया, और उसके बाद यह कहना कि हम 7 दिन तक देखते हैं, फिर हाईकोर्ट का कहना कि नहीं 5 दिन में करते हैं तो ठीक है, नहीं तो छेड़छाड़ हो जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि क्राइम सीन के साथ बुरी तरह से छेड़छाड़ हुई है। उसके बाद में कैसे सवाल नहीं खड़ा होगा राज्य सरकार पर और राज्य सरकार की मंशा पर? देखिए, पहले तो मैं अभी माननीय जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता है, मैं उनको सुन रहा था, उनकी मैंने सारे आरोपों को सुना। बात यह है, मैं एक प्रश्न आप ही के साथ जोड़ता हूं। आपने इनसे पूछा कि क्या आप पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का आप इस्तीफा मांग रहे हैं, तो क्लियर जवाब नहीं आया। लेकिन बात यहाँ पे यही सवाल, दोनों चीजें हैं, किस चीज से हम लड़ रहे हैं? क्या आप रेप के खिलाफ लड़ रही हैं या आप सिर्फ और सिर्फ वहां के सरकार को गिराने के लिए लड़ रहे हैं? अगर रेप के लिए लड़ रहे तो फिर तो इसमें वो सारे रेप इसमें इंक्लूड होने चाहिए जो एनसीआरबी में आता है। इसमें वो सारे रेप इंक्लूड होने चाहिए जो उत्तराखंड से लेकर बिहार तक और बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक में जो बच्ची के साथ हुआ, ये भी उसमें आना चाहिए। और इसके लिए अगर कोई चिंता व्यक्त करता है तो उसके पीछे राजनीति नहीं, आपको भी नहीं ढूंढनी चाहिए। बात रही जहां तक कि सुप्रीम कोर्ट की जो वहां पे हुई, तो मैं एक बात बता दूं, वहां कपिल सिब्बल जी की भी बात को आपने शायद नोट नहीं किया होगा। जब ये टिप्पणियां हुई तो कपिल सिब्बल जी ने एक बात कही कि जी ये प्राइमा फेसी बातें रखी गई हैं, बट दीज आर द फैक्ट्स विदाउट एनी एविडेंसेस, सो वी विल वेट फॉर द फैक्ट टू बी पुट बाय द सीबीआई, तब हम जाके इसके ऊपर कुछ बोल पाएंगे। ये कपिल सिब्बल जी की बात थी, प्लीज चेक इट डाउन अगर मैं इसमें से गलत कह रहा हूं तो। उन्होंने इस बात को रखा कि सर ये जो बातें आ रही है इसके पीछे अभी तक कोई एविडेंस नहीं है कि छेड़छाड़ हुआ है वाकई कि नहीं हुआ है, ये भी रिपोर्ट में आएगा, ये भी सीबीआई का काम है बताना, अगर हुआ है तो किस चीज में हुआ है ये भी वो बताएं। अभी सिर्फ और सिर्फ ये प्राइमा फेसी पॉइंट्स रखे गए, तो लेट अस वेट फॉर द, लेट अस नॉट जंप द गन्स। और अगर ये करना ही है तो मेरा नहीं, शुभंकर जी आप डिफेंड जरूर कर रहे हैं, बट आई एम मैं संतुष्ट नहीं हूं आपके उत्तर से। स्पष्टता आपका उत्तर वो नहीं है जो प्रश्न या बातचीत चल रही है, आपका उत्तर वो नहीं। आप बड़े अच्छे से बात को रखते हैं लेकिन अभी आप उसका उत्तर नहीं दे पा रहे हैं जो प्रश्न आ रहा है। मैं आऊंगा दोबारा। माधवी जी बहुत संक्षेप में बोलिएगा क्योंकि मैं राव साहब को जरूर सुनना, आप लोग भी सुनना चाहेंगे, बड़े सीनियर अधिकारी रहे हैं पुलिस के। आप अपनी बात को रखें। माधवी जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? शुभंकर जी, मैं आपकी बात का जवाब दे देती हूँ। सबसे पहली बात यह है कि महिलाओं की सुरक्षा की बात है, और मैंने ये पहले ही कहा कि पूरे देश भर में कहीं पर भी महिलाओं के खिलाफ कोई भी अपराध होता है तो उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, आप ये प्रश्न उन लोगों से, उन लड़कियों, उन बच्चियों से, उन डॉक्टरों से पूछिए जो रास्ते में उतर कर आश्रय मांग कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं और वो लगातार बरसात में, भरी बरसात में खड़े होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या वो ममता बनर्जी के साथ राजनीति कर रहे हैं? मैं एक ही बात कहती हूँ, महिला मुख्यमंत्री हैं लेकिन उन्होंने महिलाओं को आप लोगों का डायलॉग लंबा हो सकता है, मैं पॉलिटिकल इसमें नहीं जाना चाहता, थोड़ा समझ लेते हैं पुलिस के। राव साहब ये मामला बड़ा गंभीर है, इसमें पुलिस बहुत सवालों के घेरे में है। कोलकाता पुलिस पर सबसे बड़ा सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने रखा या पूरे प्रशासन पर, इसमें अस्पताल की भूमिका भी संदिग्ध है, इसीलिए अब पॉलीग्राफिक टेस्ट प्रिंसिपल का भी हो रहा है, आरोपी का भी हो रहा है। ये दोनों ही चीजें और स्पष्ट हो पाएंगी कि इस मामले को क्यों खींचा गया, दबाने के क्या प्रयास किए गए, किस तरह के सेटलमेंट की बात जो है वो बच्ची के माता पिता से की गई, बहुत सारी बातें। लेकिन पुलिस की भूमिका और ये मामला अभी तक जितना आप देख पाए हैं इसको, वो कहां पर अब आपको दिखाई दे रहा है? देखिए प्रवीण जी, इसके इतने बड़े जघन्य अपराध में इतने किरदार शामिल हैं जो सारे आपने बताए हैं। उनके रोल अगर देखा जाए, अलग अलग देखा जाए तो बहुत ही शर्मनाक रोल मैं समझूंगा इसमें, इंक्लूडिंग पुलिस। मैं पुलिस को वैसे मैं प्रोटेक्ट कभी नहीं करता हूं क्योंकि गलत काम के लिए, वैसे अच्छा काम करते तो प्रोटेक्ट भी करता हूं। लेकिन यहाँ पर कोलकाता पुलिस की जो भूमिका, सबसे पहले बात मैं कहूंगा कोलकाता पुलिस की भूमिका, एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई, वो करीब 20 घंटे के आसपास की देरी है, वो सभी को पता, ऑन रिकॉर्ड है। सुबह की घटना है, रात को 11:45 पर एफआईआर दर्ज हुई। सीन ऑफ ऑकरेंस का एक एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है कि जब कोई भी ऐसी जघन्य अपराध होता है तो सबसे पहला काम है कि पुलिस जो ही आती है तो उसको सीन ऑफ ऑकरेंस को प्रोटेक्ट करेगी, उसमें उसको दायरा बना के एक पट्टी लगा के, उसको पुलिस की पट्टी लगाने के बाद में किसी को आने जाने नहीं दिया जाएगा। ये बात थी। उसकी वजह यह है, उसका पर्पज ये है कि जो फिजिकल एविडेंस, जो साक्ष्य है वहां पर, वो डिस्ट्रॉय ना हो, खत्म ना हो, क्योंकि यही क्रूशियल एक डे और कुछ घंटे होते हैं जो सीन ऑफ ऑकरेंस का, जो पुलिस सबसे पहले रेस्पोंडर पुलिस होती है, सबसे पहले मौके पुलिस पहुंचती है।
अगर उनको मालूम है कि ये डेथ हो गई है तो उसको कई जगह पे उसको फिर भी हॉस्पिटल ले जाते हैं। वो ले जाना सबसे पहला काम है कि हॉस्पिटल पहुंचाएं, फिर उसके बाद साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ ना करें, उसको प्रिजर्व करके रखें। वो इसमें पुलिस में काफी लगता है कि वो नहीं कर पाए, क्योंकि साथ में कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही है और उसी दिन में काफी लोगों ने वहां पर आना जाना शुरू कर दिया था। तो जो बेसिक साक्ष्य जो थे, मुझे लगता है कि वो शायद खराब हो गए और सीबीआई के पास जाने तक तो और भी 4-5 दिन ज्यादा लग गए थे। तो उसमें जो कमियां पुलिस की तरफ से रही हैं वो अभी रिपेयरेबल नहीं है, मैं ये समझता हूं, क्योंकि ये जो कमियां छोड़ दी गई हैं ये आगे चलकर जो अभियुक्त है उसको, संजय रॉय है, उसको फायदा पहुंचाने की बात होगी इसमें। क्योंकि ट्रायल जब होता है तो मैं पुलिस के साथ अब मैं वकालत भी कर रहा हूं, तो मुझे मालूम है कि मर्डर ट्रायल में एफआईआर में देरी होना और इस प्रकार से साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ अगर हो गई है तो वो एक बहुत भयंकर मैं उसको कमी समझता हूं, क्योंकि जो साक्ष्य होते हैं वही एक मजबूत कड़ी होती है मुलजिम को उस क्राइम से जोड़ने के लिए, सजा दिलाने के लिए। अगर वही डिस्टर्ब हो गए तो वो क्या है। दूसरा, सीसीटीवी फुटेज कहाँ है उसमें, वो देखना पड़ेगा। अब सीबीआई ने अपने हर एंगल से कोशिश कर रही है उसको सारे सबूतों को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर रही है, सीन ऑफ ऑकरेंस को रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, कैसे क्या हो सकता था। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जो सस्पेक्ट दूसरे डॉक्टर हैं जिनको जो प्रिंसिपल थे उनका पॉलीग्राफिक टेस्ट हो रहा है, क्योंकि वो अभी मेरे ख्याल से कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो ये सब सारी चीजें देखने ये जो सारे प्रयास करने पड़ रहे हैं, शुभांकर जी आपने कपिल सिब्बल साहब को कोट किया, उनके स्टेटमेंट को रखा, शुरुआती केस डायरी, और ऐसा माना जाता है कि एसआईटी जो है वो लगभग 90% तक जांच कर चुकी होती है, बाद में फिर सीबीआई उसको बढ़ाती है, वही केस डायरी इंपॉर्टेंट होती है, बाकी सब तो हट चुका, खत्म हो चुका, अब निकालने पड़ेंगे, और उन आधार पर सबूतों की बात कर रहे हैं। और कई चीजें उसमें भी आइडेंटिफाई हो गई जो बहुत मोटे मोटे तौर पर साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने का प्रयास किया, कहीं ना कहीं क्या बहुत स्पष्ट तौर पर मामले को दबाने का प्रयास है। अब किसको बचाने का प्रयास हो रहा है, किससे किसका कनेक्शन है, कितने ऊपर तक कनेक्शन है, इन सारी चीजों की जांच पड़ताल हो रही है। फिर भी आप कैसे कहेंगे कि अभी हम इंतजार करें किसी चीज का? जहां तक इमीडिएट एफआईआर की बात आ रही है तो यहाँ पे आपके साथ एलन राव साहब बैठे हुए हैं, और राव साहब इस बात को मानेंगे कि ये एक जो इमीडिएट एफआईआर की जो दिक्कत है ये सिर्फ एक जगह की नहीं। मैं मानता हूँ ये एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है, लेकिन देश भर में इशू बन चुका है। बदलापुर के केस में थोड़ा सा आप फिर से क्या रिपीट करेंगे, कितना समय लग गया एफआईआर होने में, जिसको देखे लोग वहां पे उतरे? वो तो महाराष्ट्र में, वहां दीदी का कोई रोल नहीं है। उत्तर प्रदेश में कुलदीप सेंगर की बात आती है तो उसमें पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाता है उस मुद्दे को अगर हम लोग, लेकिन फिर आप कहेंगे कि ये तो वॉटर बाउंड्री हो गई, आप दूसरे प्रदेश की बात करते, अपने प्रदेश की बात नहीं करते, आप सिर्फ उसी की बात करिए जिससे आपका पूछा जाए। लेकिन साहब, जब आप रेप की ऑन द होल क्राइम अगेंस्ट विमेन की बात करेंगे तो वॉटर बाउंड्री आएगी, कंपैरिजंस आएंगे। आप उस चीज से भी नहीं भाग सकते कि ये एक नेशनल इशू बन चुका है। एक पुलिस का एक जो रवैया जो तय करना है, या तो होम डिपार्टमेंट इसका एक पूरा एक वो तैयार करे, खाका तैयार करे कि एफआईआर इन सब मामलों में तुरंत क्यों नहीं होती है। और ये मामला सिर्फ इसी जगह पे नहीं दिखा जा सकता है। आप निर्भया से लेके आप बिहार के केस तक, बिहार से लेके महाराष्ट्र के केस तक आप यही प्रॉब्लम देखते आ रहे हैं कि तुरंत एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। मैं इस बात से नहीं भागता कि कलकत्ता में क्या नहीं हुआ, मैं उस बात से नहीं भागता। अगर कलकत्ता में गलत हुआ है साहब, गलत हुआ है, शुभांकर जी मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूं, मैं आपको बाधित नहीं करना चाहता था। मैं 15 सवाल अभी आपके इन्हीं सवालों पे। सबसे पहली बात तो प्रथम टिप्पणी ये है कि 30 साल में सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं देखा कहीं पर कि पहले पोस्टमार्टम हो जाए फिर एफआईआर दर्ज की जाए। पहली चीज, आप कैसे बदलापुर, कुलदीप सेंगर, और खूब बात की है, आपको क्या लगता है कभी कुलदीप सेंगर पर या किसी अन्य मुद्दे पर हमने बात नहीं की होगी? हमने बीजेपी से सवाल नहीं पूछा होगा, मैंने वहां जाकर पूछा, उन्नाव से लेकर हर जगह जाकर जमीन पर लोगों से बात की है। मैं आपको अभी आज कोलकाता के इस केस पर बात हो रही है। इवन यहाँ पे आपके पास यहाँ पूर्व डीसीपी साहब बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछिए, इज ही सेटिस्फाइड? मैं और कोई बात नहीं पूछ रहा, इज ही सेटिस्फाइड विद द रोल ऑफ पुलिस इन महाराष्ट्र? क्या वो कह सकते हैं कि वहां पे अगर वो ठीक था साहब? सिर्फ प्रॉब्लम
यही वेस्ट बंगाल में है और कहीं पे नहीं। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूं शुभांकर जी, आपको पता है शुभांकर जी, मैं आपको एक बात बता दूं, पुलिस रिफॉर्म के ऊपर मैं बड़े शोज कर चुका हूं। प्रकाश सिंह जी बड़ा काम करते रहे उसके ऊपर, उनसे खूब बातचीत होती रही, उन्होंने पुलिस रिफॉर्म एक अलग चीज है, उस पर डिस्कशन कर लेंगे हम। पुलिस की बहुत सारी दिक्कतें हैं, ये नहीं कह रहे कि देश में पूरी पुलिस जो है बहुत अच्छे से काम कर रही है। राव साहब भी कई चीजों को बोल रहे हैं ना खुद की, अच्छा काम करते हैं तो हम शाबाशी देते हैं, लेकिन मैं गलत काम में डिफेंड नहीं करता, ये बात उन्होंने भी कही। माधवी जी एक सवाल बार बार, शुभांकर जी नहीं, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से कोई भी होता है तो वो कहता है कि समग्रता में बात होनी चाहिए, बदलापुर की बात होनी चाहिए, कई दूसरे मुद्दों को उठा दिया जाता है। और यहां तो इन्होंने कुलदीप सेंगर का जिक्र किया, फिर कुछ ब्रजभूषण शरण सिंह की भी बात करने लगे, ये तमाम बातें उठाई जाती हैं। और ये बहुत कंसर्न का विषय है कि ठीक है, ये इस मामले में बहुत कड़ाई से पेश आना चाहिए। और एक ही मामला होता है, निर्भया का भी एक मामला, ऐसा नहीं कि उस समय कहीं रेप कांड नहीं हो रहे थे, लेकिन एक मुद्दा होता है जो लोगों में एक जागरूकता पैदा करता है, एक आंदोलन की शक्ल लेता है। वो पश्चिम बंगाल में अभी हुआ है, लेकिन फिर भी तमाम राज्यों में जहां महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं उसको लेकर एक कंसर्न होना चाहिए इस वक्त। बिल्कुल प्रवीण जी, ये बहुत दुखद है, बहुत ज्यादा दुखद है कि पूरे देश भर में जिस तरीके से महिलाओं के इस तरीके की वारदात की घटनाओं की खबर आती है, मुझे एक महिला होने के नाते बेहद दुख होता है। और हमें लगता है कि हमारा समाज, हमारा देश आज कहाँ जा रहा है। कुछ दिन बाद हम ही सब लोग यहाँ पर नवरात्र का त्योहार मनाएंगे, माँ दुर्गा की स्तुति करेंगे, लेकिन आज क्या हालात है हमारे देश में। एक दिन ऐसा नहीं जा रहा है जहाँ किसी स्टेट से महिलाओं के साथ बलात्कार की, उनकी हत्याओं की घटनाओं की खबर नहीं आ रही है। हमें शर्मसार करने, हमारी मानवता को शर्मसार करने वाली ये खबरें हैं। और मैं हर बार ये बात कहती हूँ कि किसी भी राजनीतिक की रिप्रेजेंटेटिव मैं बाद में हूँ दल की, लेकिन उसके पहले मैं एक महिला हूँ, मेरे घर में भी बच्चियां हैं। मैं चाहती हूँ कि कभी भी किसी भी जगह पर महिलाओं के साथ इस तरीके की घटना घटित नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या हम अपनी खुद की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लें? एक बहुत ह्यूज मामला है कि भाई कानून सशक्त होना चाहिए, कानून में मजबूती मैं इस दिशा पर जाऊंगा, आप इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, लेकिन ऐसे में ममता बनर्जी की जो चिट्ठी है प्रधानमंत्री को, उसको आप कैसे देखेंगे फिर? देखिए, यहाँ पे ममता बनर्जी ने जो है विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की है, लेकिन मैं उनका स्वागत करती हूँ कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए अच्छे शब्दों के साथ उनको जो है माननीय प्रधानमंत्री कहते हुए, आदरणीय प्रधानमंत्री कहते हुए उन्होंने पत्र लिखा। मैं इसका स्वागत करती हूँ, लेकिन इसके पहले जो चीजें हुई है वो कहीं से भी टॉलरेबल नहीं है मेरे ख्याल से। कि आप एक तरफ जो है आप संरक्षण देंगे अपराधी को, आप कोशिश करेंगे कि मामला रफा दफा हो जाए, आप प्रोटेस्ट करने वालों को पकड़ेंगे, आप डॉक्टरों के ऊपर लाठी चार्ज कराएंगे और उसके बाद आप आकर बोलेंगे कि देश भर में इस तरीके की घटनाएं घटित हो रही है। अरे भाई, महिला मुख्यमंत्री हैं आप, आपसे ज्यादा पावरफुल पश्चिम बंगाल में कौन है? और उसके बाद में क्यों हो रही है पश्चिम बंगाल में इतनी घटनाएं? और जब हुई है तो बाकी जगहों पे एक्शन लिया जाता है, बुलडोजर चलते हुए हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? अपराधियों को दूसरी जगह पे प्रमोशन दे दी जाती है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर 14-14 घंटे तक FIR दर्ज नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है, 3 घंटे तक उनके माता पिता को उनकी शक्ल देखने नहीं मिलती है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जब किसी का मर्डर हो रहा है और बलात्कार हो रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। बड़ी दुखद बात है प्रवीण जी कि महिला मुख्यमंत्री होके आपने बहुत संवेदना व्यक्त कर दी पूरे देश भर की, लेकिन यहाँ आपके राज्य में क्या हो रहा है उसको देखिए ना। इस पे राजनीतिक रंग देने की जरूरत ही क्या है? और रही बात भाजपा की तरफ से बोलने की, तो हम यहाँ की मेन विपक्षी पार्टी है, हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम जनता की आवाज के साथ में अपनी ठीक है। मैंने ये बोला था, शुभांकर जी से कल बात हो रही थी, मैंने कहा आप उठाइए जिन मुद्दों को उठाते हैं, और कभी भी हमने मना नहीं किया। ऐसा नहीं कि पैनल पर कभी इन मुद्दों को नहीं उठाया गया, मैंने कई बार बोली ये बात। मैं राव साहब को इसमें शामिल करना चाहूंगा, क्योंकि शुभांकर जी ने एक प्रश्न पुलिस की कार्रवाई पर उठाया था, और वो हालांकि मुझे बहुत जचा नहीं। शुभांकर जी, बहुत माफी के साथ आपसे कहना चाहूंगा कि वहां की पुलिस भी तो देखिए ना कितने बेकार तरीके से काम कर रही, तो हमारे यहाँ भी ऐसा हो रहा है, कहीं भी सेटिस्फैक्ट्री काम नहीं होता। इस तरह का भाव जा रहा था, आपने ऐसे शब्द यूज नहीं करे, ये भी मैं स्पष्ट, लेकिन भाव ऐसा ही जा रहा था। राव साहब, पुलिस पर सीधा सीधा सवाल खड़ा हो रहा है, और ये कोई नई बात नहीं है। पुलिसिया कार्रवाई को लेकर हमेशा सवाल खड़े होते रहे हैं, पुलिस रिफॉर्म की बात होती रही है। इसका निदान क्या है? क्योंकि पुलिस ही अगर अपना काम नहीं करेगी तो फिर पीड़ित कहां जाएगा? देखिए प्रवीण जी, पुलिस के बारे में वास्तव में ही कई बार ऐसी शिकायतें आती रहती हैं। नॉट ओनली कि FIR में देरी होने की बात, जैसे शुभांकर जी कह रहे थे, होता है कई जगह, ऐसे नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन वो FIR में देरी होना किसी आम केस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, सीरियस केस में
एफआईआर में देरी होना ट्रायल को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, मुलजिम को बहुत लाभ पहुंचाता है। दूसरे किसी में चोरी में हो गया, चीटिंग में हो गया, और किसी केस में एफआईआर में देरी होगी, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन शुभांकर जी ने और भी कुछ स्टेट्स की बात की है। इसका मतलब ये लाइसेंस नहीं मिल जाता है कि वहां गलत हुआ तो मैं यहाँ भी गलत कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हर जगह गलत ही होता है। और पुलिस ने जहां भी कोताही की है उसमें बड़ा हमारा पुलिस में बड़ा पूरा सेट है कि कोई आदमी गलती करता है, पुलिस ऑफिसर गलती करता है, उसके खिलाफ विभागीय जांच होती है, डिसिप्लिनरी एक्शन होता है। अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल होता है तो उसके खिलाफ मैं एक बड़ा अहम प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा हूं राव साहब। मैं नहीं जानता कि इसको कितना कनेक्ट किया जाए इस केस से, लेकिन सबके जहन में आता है। ओवरऑल देखा जाए तो जो मैं पूछने जा रहा हूं वो लोगों के जहन में बैठा हुआ है। राज्य सरकारों का, पॉलिटिशियंस का कितना दखल होता है पुलिस की कार्रवाई में, और अगर इस तरह की हिलावाली हो रही है तो क्या पुलिस अपने स्तर पर या कॉलेज प्रशासन अगर बचाना चाह रहा हो अपनी इज्जत को, इस स्तर पर रुकेगा, या आपको लगता है कि मामला बढ़ा जा सकता है और इंटरवेंशन होता है, दबाव होता है पुलिस पर? प्रवीण जी, बिल्कुल स्पष्ट मैं कहता हूं कि स्टेट्स, जो जितने भी स्टेट्स हैं, उसकी जो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी स्टेट पुलिस गवर्नमेंट पे होती है, और पुलिस डायरेक्टली होम मिनिस्टर के अंदर होती है। होम मिनिस्टर माने कि स्टेट का होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का पुलिस की हर प्रणाली के ऊपर पूरा प्रभाव होता है। ऑफिसर्स जो मैं ये सबको नहीं कहता हूं कोई आदमी प्रेशर में काम करते हैं, बहुत से ऑफिसर प्रेशर में काम नहीं करते हैं, लेकिन जो आदमी प्रेशर में काम करता है वो सिर्फ अपने लालच में करता है कि मेरी पोस्टिंग कहीं और ना हो जाएगी, मैं पॉलिटिकल बॉसेस को खुश रखूं। ये कई जगह देखा गया है, कई बार होता है। इस केस में प्रत्यक्ष दृष्टया ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं से हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से दबाव हो या पॉलिटिकल प्रेशर की दबाव हो, यहाँ कहीं कहीं गड़बड़ है। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बातें इसमें बड़ी गहरी बातें मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने पॉइंट आउट की हैं, जो कि वास्तव में ऐसी जो ग्लेरिंग मिस्टेक्स बताई गई हैं, और वो ग्लेरिंग मिस्टेक इस केस में है। तो इन सब चीजों का संज्ञान लेते हुए इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रेशर पे दबाव था और है। और मैं पूरे ओवरऑल सिस्टम की बात कर रहा हूँ। पॉलिटिशियंस का दबाव पुलिस पर रहता है, ये ऑफिसर पे डिपेंड करता है। कोई ऑफिसर उसको दबाव को मानता है, कोई नहीं मानता है। कोई ऑफिसर अपनी इस मामले में इतना डिले होना ये तो दिखाता है कि इसमें किस किस का इन्वॉल्वमेंट है। और इसमें आप देख रहे हैं कि पैनल पर हमारे साथ में डॉक्टर गौरव अग्रवाल भी जुड़ चुके हैं, बहुत सीनियर फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, और वो हमें बहुत बेहतर तरीके से बताएंगे। मैंने शुरुआत में भी कहा था, उनका बड़ा इंतजार कर रहे थे। सर, सबसे पहले तो फॉरेंसिक एविडेंसेस को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। एक ब्लूटूथ का टुकड़ा मिला है, जो आरोपी है उसके जूते में खून के निशान भी मिले हैं, ये तो कुछ चीजें हैं। लेकिन काफी कुछ क्राइम सीन जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, वहां पर बहुत सारे लोग चले गए और बहुत बाद में सीबीआई की एंट्री हुई है। अब पॉलीग्राफ टेस्ट का मौका आया। थोड़ा सा समझाइए कि सबूत कैसे सामने, सच कैसे सामने आता है फॉरेंसिक तरीके से, या जब जांच पड़ताल फॉरेंसिक लाइन पर जाती है? एविडेंस तो बहुत सारा हमें एक्यूज्ड के खिलाफ मिल सकता है, और एक्यूज्ड के अलावा और भी जो भी व्यक्ति हैं जिसने भी क्राइम सीन में प्रवेश किया, उसके अलावा कोई स्टूडेंट रहा हो, वो भी मिल सकता है। लेकिन अभी पॉलीग्राफ की बात हो रही है। अगर उसकी लीगल वैल्यू की बात करें तो ये इन्वेस्टिगेशन के लिए सर्वविदित है, सिर्फ वैलिड है, और कोर्ट में इसका वैलिड नहीं रहता है। तो एटलीस्ट हाँ, ये कॉरोबोरेट हो जाएगा, जो भी स्टोरी बताता है कि हाँ क्राइम कैसे किया, किन सर्कमस्टेंसेस में किया, और कितने लोग थे वगैरह वगैरह, जो भी उनसे प्रश्न पूछा जाए उसके हिसाब से। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि जब सारा का सारा एविडेंस हम एक साथ देखते हैं और उसको कोर्ट के सामने पेश करते हैं, तो हमको ये देखना होता है कि वो एक, जिसको हम एक लीगल टर्म यूज करते हैं, कॉर्पस डेलिक्टा है, यानी कि बॉडी ऑफ ऑफेंस, वो सारा का सारा फिट हो रहा है कि नहीं। क्योंकि ठीक है, पैची एविडेंस हो सकता है। क्रिमिनल लॉ में जो सबसे बड़ा एक वीकनेस कहे, स्ट्रेंथ के बावजूद भी कुछ जो लैकुने हैं वो यही है कि सारी की सारी चीजें होते हुए भी सारी की सारी चीजें नहीं होती है। मतलब एविडेंस ठीक है, कोर्ट को भी मालूम होता है कि ठीक है, ये सारा का सारा एविडेंस एक फला एक्यूज्ड के लिए की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, बट अगर उसमें पूरी चेन में कोई भी एक दो लैप्स होते हैं तो उसका बेनिफिट ऑफ डाउट अक्सर मिल जाता है। तो जो सबसे बड़ी वीकनेस प्राइमा फेसी, हालांकि अभी तो केस शुरू कहीं किसी भी लेवल पे नहीं है, बहुत सारी लंबी एक कहानी होने वाली है आगे, बट प्राइमा फेसी अभी ऐसा लगता है कि जो क्राइम सीन को डिस्ट्रॉय करके और जो एविडेंस को, क्योंकि ये सारी की सारी जिम्मेदारी हम ये नहीं कह सकते कि ठीक है स्टेट की थी, ये पुलिस की ही और सिर्फ पुलिस की ही जिम्मेदारी थी क्राइम सीन को मेंटेन करना। तो जब तक वो सारा एविडेंस इकट्ठा होके पेश नहीं होता है
और क्राइम सीन तो मैं कहता हूं कि चलो काफी कुछ कोशिश की भी गई, उसके बावजूद भी अगर एविडेंस सफिशिएंट है तो एक्यूज प्रोसिक्यूट हो सकता है। और पॉलीग्राफ से हमको ये मदद मिलेगी ये जानने में, भले ही वो अभी प्रिंसिपल का कर रहे हैं या पहले घोष का किया हो, कि हाँ क्या क्या सर्कमस्टेंसेस रही होंगी क्राइम से पहले, जी ठीक, आपने कई महत्वपूर्ण बातें बताई। कुछ और प्रश्न मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन शुभांकर जी, ये जो आरोपी है ये प्रिंसिपल का बड़ा करीबी बताया जा रहा है, बाउंसर की तरह। और ये वो बातें अभी आप जो सबूत की बात कर रहे थे कि उसने खुद बयान दिया है, सीबीआई ने जो पूछताछ की है, और सीबीआई को इस पर भी भरोसा नहीं है कि एक दोस्त के साथ में वो किन किन इलाकों में गया, वो पोर्न देखने का आदी था, वो उसकी 4 शादी, बहुत सारी बातें सामने आई हैं कि उसकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग भी करवाई जा रही है, यानी कि वो एक तरीके से बहुत खतरनाक स्थिति में एक जानवर घूम रहा हो इंसान की शक्ल में इस तरह। लेकिन वो कोलकाता पुलिस की टी शर्ट भी पहनता है, वॉलंटियर के तरीके से काम भी करता है, और घोष ये जो प्रिंसिपल है इनका बड़ा करीबी भी बताया जा रहा है। इस चीज को कैसे नजरअंदाज किया जाए कि ऐसे लोगों, ऐसे खतरनाक तत्वों की एक्सेस जो है वो हाई प्रोफाइल जगहों तक है, और यहां भी राज्य सरकार सवालों के घेरे में आती है और पुलिस सवालों के घेरे में आती है। पहले मैं एक बात से शुरू ये करूंगा कि अगर मैं यहाँ पे पैनल पे बैठ के चुपचाप हर चीज पे सर हिलाता रहूंगा, क्योंकि ना भाई पूरी तरीके से कलकत्ता सरकार ही, पूरा वेस्ट बंगाल सरकार पूरी तरह जिम्मेदारी है। साहब अब आप बताइए मैं क्या करूं? अगर इस तरीके से बात करूं तो बहुत मजा आएगा, आप लोग कहेंगे हाँ भैया ये आप बहुत सही बात कर रहे हैं। बट अगर मैं कोई भी यहाँ पे फैक्ट, मतलब मैं अपनी तरफ से मैं जांच कर नहीं रहा हूं, मैं सीबीआई का बंदा नहीं हूं, सीबीआई अपना काम कर रही होगी, मैं पुलिस का व्यक्ति नहीं हूं, मैं उधर से नहीं रखता, बट आई कैन ओनली गिव अ कंपैरेटिव फिगर। और जहां मैं कंपैरेटिव फिगर्स देना शुरू करूंगा, जहां पे तो तुरंत यहाँ पे जो है सबको छाले पड़ने लग जाएंगे, इसी समय तुरंत जो है सब जख्मी होने शुरू हो जाएंगे। बात ये होती है, इफ यू आर फाइटिंग अ क्राइम, मैं बार बार इस बात को रिपीट करूं, अगर आपका टारगेट ये है कि इस केस को ऐसे सॉल्व किया जाए कि आगे आने वाले टाइम में दूसरे क्राइम पर इसका इंपैक्ट पड़े और वो होने में रुके, अगर आपका एजेंडा ये है, तो आप ना वाटर बाउंड्री में जाएंगे, ना कंपैरिजंस में जाएंगे, ना इसमें आप सुनेंगे एज अ क्राइम सुनेंगे। इसमें कोई कमी है, बिल्कुल अगर कोई कमी है, सीबीआई इज फाइंडिंग इट आउट, हूसोएवर इज पनिशेबल, चाहे जितने टॉप पोजीशन में हो उसको सजा मिलेगी। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, देयर इज अ कोर्ट सिटिंग एट द टॉप, सुप्रीम कोर्ट इज सिटिंग एट द टॉप, उनके पास ये जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी पूरी तरीके से निर्वहन करेंगे। वी डोंट हैव एनी राइट टू गिव यहाँ पे कोई वर्डिक्ट देने के लिए हम में से कोई नहीं बैठा हुआ है, लेकिन ये बात सवाल के पूछना जरूरी नहीं है। क्या हम यही बात जब एक बच्ची के साथ ये होता है, क्या इन एंगल्स को, छोटे छोटे चीजों को, पॉइंट्स को लेकर के हम डिस्कशन, मैं उस डिस्कशन में नहीं था, मुझे नहीं पता आपने क्या बात उठाई। ठीक है शुभांकर जी, इसीलिए तो आप पैनल पर हैं ना, इसीलिए तो आप पैनल पर हैं। मैं चाहता तो मैं अकेले बीजेपी प्रवक्ता के साथ में बैठकर बात कर लेता। मैं आपकी बात रख रहे हैं ना, आप रख रहे हैं, आप कई ऐसी बातें रख रहे हैं जिनसे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे उदाहरण के लिए जैसे अभी आपने जो बातें कही उनमें भी आप कई ऐसी बातें कह रहे हैं कि जो किसी को भी डाइजेस्ट ना हो। जैसे कि अभी ये जो बात चल रही है, ये नहीं है कि कौन सी सरकार, हम यहाँ फैसला करने नहीं बैठे, वो माननीय कोर्ट का काम है, और हम यहाँ जांच करने भी बैठे नहीं है, वो सीबीआई का काम है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। हम यहां पर जो फैक्ट्स आ चुके हैं उन पर बात, ऐसी कोई भी बात नहीं रखी गई जो यहां पर हमने सिर्फ बीजेपी प्रवक्ता को सुनकर रख दी हो, ऐसी कोई बात नहीं रखी गई जो मनगढ़ंत कोई कहानी आ गई हो उसके आधार पर रख दी। जो बातें आ चुकी हैं उनके आधार पर, तो अगर आप कहते हैं कि आगे के लिए मिसाल कायम करो, बिना इन्फ्लुएंस के कोई आदमी जो मनोरोगी प्रवृत्ति का पाया जा रहा है, वो पूरे अस्पताल में घूमता रहता है, कोलकाता पुलिस की टी शर्ट पहनता है, क्या बिना इन्फ्लुएंस के ये ताकत आती है किसी के पास? और यही तो है अंजाम तक पहुंचाना। अब मुझे बोलने का अधिकार है, बोलिए बोलिए, आप पूरा अधिकार। मेरा कहना है 5 लोग मिलकर आरोप लगा रहे हैं कम से कम एक आदमी को, जिसके ऊपर आप मुझे कम से कम, फिर तो आप मेरा वक्तव्य तो सुनिए। नहीं, आप पर कोई आरोप नहीं है, आप पर कोई आरोप नहीं है। बोलिए 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 बोलिए, बात बोलिए। तो अब प्रवीण जी यही बात है, मैं सिर्फ यही चीज जानना चाह रहा हूँ, राव साहब बैठे, सब लोग बैठे हैं, ये जो स्पेशल, ये जो वॉलंटरी जो ऐसे पोस्ट निकाले जाते हैं ना पुलिस में, जैसे यूपी में भी पीपीओ है, पब्लिक पुलिस ऑफिसर्स कहा जाता है, ये किन लोगों को कैसे करके चयन किया जाता है, कैसे दिया जाता है, राय साहब बहुत अच्छे से बता पाएंगे। दिस इज अ काइंड ऑफ जो पॉलिटिकल इंक्लूजन किए जाते हैं पब्लिक के बीच में से, सो एज टू मेंटेन कुछ एक सपोर्ट मिल पाए जब लॉ एंड ऑर्डर को सपोर्ट करने में, ये वैसे वॉलंटियर्स क्रिएट किए जाते हैं। कोई गलत तो नहीं कह रहा। नंबर 1, ये पीपीओ जैसे आते हैं, ये जितने वॉलंटियर्स हैं सब वो पीपीओ जैसे हैं।
क्योंकि कहीं पे अगर कोई बात हो जाती है कहीं इधर पे इन लोगों को तुरंत बुला लिया जाता है। क्या इन सबके कोई भी कहीं पे भी कोई मानसिक या मतलब मनोचिकित्सा का कोई इनका कोई समीक्षा करने का कोई सिस्टम है, कोई पैनल, कोई ऐसा कोई वो अभी तक कुछ सेट किया गया जहां पे कि इनकी साइकोलॉजिकल टेस्ट पर बैठाया जा ये मामला डाइवर्ट हो जाए इससे पहले मैं ये भी बता दूं कि मुद्दा क्यों उठाया आपने संजय घोष के विषय में थोड़ा डिफेंड करते हुए कि वो दब जाएगा, इस पर मामला चला गया। इसी संजय घोष का बाउंसर बनकर और सारे कामों को देखने वाला ये व्यक्ति बताया जा रहा है। इनकी शह पर वो कार्य कर रहा था, इसलिए ये प्रश्न खड़ा हुआ। ये बात सिर्फ एक आदमी को वॉलंटियरली शामिल कर लेने भर की नहीं है, ये बात उससे आगे की, इसीलिए संजय घोष गंभीर सवालों के घेरे में। खैर माधवी जी, शुभांकर जी, कम से कम मैंने पहले ही बोला, शुरुआत से कह रहा हूं कि साहस की बात है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कोई आकर पैनल पर बात तो कर रहा है, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मुझे फिर भी बताइए कि आप लोगों का ये आंदोलन कहां जा रहा है? ये कह रहे हैं सीबीआई जांच पड़ताल कर रही है, कोर्ट सुनवाई कर रहा है, जो भी हो, चाहे जितनी टॉप पोजीशन पर बैठा उसको सजा दे दो, जो भी जिम्मेदार पाया जाता है। फिर आप लोग अभी क्या चाह रहे हैं? लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जिनको आपने पकड़ा है उसको तुरंत फांसी दो, तुरंत फांसी दो, तुरंत फांसी दो, ये लगातार बोल रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है भाई, आपने 14 घंटे तक सारे एविडेंस इधर उधर किए हैं, एक दिन बाद ही आपने वहां पे रेनोवेशन का काम शुरू कर दिया हॉस्पिटल में जहाँ पे ये घटना घटी, उसके ठीक बगल में। तो अभी ये सीबीआई के लिए तो आपने जो छोड़ा है उसी में से सब साक्ष्य निकालने पड़ेंगे, तो समय देना पड़ेगा। अब आप बोल रहे हैं एक ही दिन में सारा निर्णय दो, सीबीआई ने अभी तक कुछ नहीं किया, ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है, ये तो सबको दिख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने बोली कि हम किसी का जो है मानसिक स्थिति कैसे समझेंगे। अरे भाई, आप किसी को वॉलंटियरशिप में रखते हैं तो आप उसका बैकग्राउंड नहीं लेते हैं, सबमिट नहीं कराते हैं। वो व्यक्ति का ऑलरेडी उसकी बीबी ने जाके थाने में रिपोर्ट कराई थी मारपीट की, और वो आदमी ऐसी प्रवृत्ति का था। देखिए, जब ऊपर से बहुत सपोर्ट होता है ना, तो ये जो छोटे लोग होते हैं बहुत ज्यादा बदमाशी करते हैं, और यही कारण था कि इस आदमी ये निर्विरोध घुसता था और इमरजेंसी जगह तक पहुंचा ये आदमी। इसके अंदर में हेकड़ी होगी, और इसीलिए इसने महिला के साथ में इतना जघन्य अपराध करने की इसके अंदर में हिम्मत आई। तो इसको ये कहना कि भाई ये किस लिए घुसा, ये मानसिक स्तर को नहीं जापा जा सकता है। मानसिक स्तर इससे भी दिखाई देता है कि जो खुद डॉक्टर संदीप घोष है, उन्होंने अपनी बीवी के डिलीवरी के बाद उनके पेट पर लात मारी थी, और ये उनके पड़ोसी ने इस चीज की गवाही दी थी। तो इस तरीके के मानसिकता के लोग जब आपस में मिलेंगे ना, तो फिर वहां पे महिलाओं के साथ क्या स्थिति बनेगी वो बहुत सोचना आसान है। रही बात, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन इसको कहां से आप नकारेंगे और क्यों नकारेंगे? आप दूसरी जगह से कितने भी एग्जांपल्स देते रहे, लेकिन सरकार ने और वहां की प्रशासन ने पूरी तरीके से एविडेंस के साथ में खिलवाड़ की है, और ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट भी मान रहा है। अब आप सुप्रीम कोर्ट को राजनीति से जोड़ दीजिए, शुभांकर जी, जोड़ दीजिए। ठीक है, नहीं, मैं अब क्योंकि आप लोगों का लंबा चली जाएगी ये बहस, मैं चाहता हूं कि डॉक्टर गौरव अग्रवाल थोड़ा अभी हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं उनसे कुछ और डॉक्टर गौरव, मेरे साथ कई बार होता है कि इस तरह के, मैं आऊँगा शुभांकर जी, आपकी बात अवश्य लूँगा। डॉक्टर गौरव, ये भी होता है कि कई बार लोग जो बहुत ईश्वर को मानते हैं और बड़े शांत समाज में रहना चाहते हैं, वो व्यथित हो जाते हैं जब इस तरह की घटना होती है। और मुझसे भी कई बार सवाल पूछा गया कि क्या भगवान नहीं होते हैं, क्या इस तरह से हो सकता है? तो मेरे जहन से एक जवाब ये निकल कर आता है कि आप ऐसा मानो कि इंसान जैसा दिखता है, लेकिन है ये जानवर ही। जानवर हमला करता है, कुत्ता हमला करता है, कोई और खतरनाक हिंसक जानवर हमला कर सकता है, ठीक उसी तरीके की मनोवृत्ति लेकर घूमते हैं। ये अपराध की मनोवृत्ति, क्योंकि ये शुभांकर जी लगातार उठा रहे कि कोई सिर्फ कोलकाता में तो हुआ नहीं है, ममता बनर्जी कल चिट्ठी लिख चुकी, 90 रेप हो रहे हैं और कड़ा कानून बनाइए। ये जो अपराध की प्रवृत्ति है, ये सामाजिक व्यवस्था की एक बहुत पुराना एक तरीके से धब्बा है। कैसे निपटेंगे इससे? एक सॉल्यूशन पर भी जाएं, क्योंकि आपकी एक डॉक्टर की नज़र है, इस तरह के मामलों को फॉरेंसिक नज़रिए से आप देखते रहे हैं, इस चीज़ को समझते हैं, ये थोड़ा समझाएं आप। बहुत खुश हुआ मैं आपके प्रश्न से प्रवीण जी। तो देखिए, हम हमेशा कानून की बातें करते हैं, लेकिन हाँ, हमारी कम्युनिटी भी, अगर मैं कहूँ कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी डिमांड कर रही है इस इंसिडेंट के बाद और भी जोर से कि एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए। तो ठीक है, होना चाहिए, मैं उनके साथ हूँ, और पूरे डॉक्टर कम्युनिटी के, बल्कि पूरा देश मांग रहा है कि जो दूसरों की जान बचाते हैं उनकी जान बचाने के लिए सरकार, प्रादेशिक नहीं, पूरी देश की सरकार क्या कर रही है, ठीक है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये जरूर कहूंगा कि हमारे देश में कानूनों की कमी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आर्ट्स इज द लार्जेस्ट लीगल सिस्टम इन द वर्ल्ड, द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। उसके बावजूद भी जो सबसे बड़ी कमी है वो इम्प्लीमेंटेशन की है, और इम्प्लीमेंटेशन पर ही फिर एनफोर्सिंग एजेंसीज का रोल, स्टेट गवर्नमेंट का रोल, सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल आ जाता है। तो ये जहां तक है कि ये कैसे, इसका सोल्यूशन क्या होगा और क्या होना चाहिए,
तो एक स्ट्रॉन्ग विल, जो कि मैं कहता हूँ हमेशा से ही कमी रही है जब प्रादेशिक सरकार है। अब मैं तो बिल्कुल बेझिझक कहूंगा कि सरकार को एक तरह से नंगा कर दिया है पूरी दुनिया के सामने कि भी सरकार क्या कर रही है और जनता क्या देख रही है, किसी का बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। तो मैं इम्प्लीमेंटेशन की कहीं ना कहीं बहुत सीवियर कमी है, और सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं है, ऑल ओवर इंडिया कहीं ना कहीं। हमने दिल्ली में देखे हैं एक्ट्स ऑफ वायलेंस रहे हैं। जब हम पुलिस के पास जाते हैं, हम कहते हैं कि देखिए साहब, दिल्ली में, वेस्ट बंगाल में भी है, एंटी वायलेंस एक्ट है डॉक्टर्स के अगेंस्ट, करीब 24 प्रदेशों में है पूरे देश में। तो हम कहते हैं कि ये तो हमने कानून ही नहीं सुना। डीसीपी साहब को हमने जाके कानून लेकर उनके सामने प्रिंट करा के दिखाया, कहते अच्छा ठीक है। तब उन्होंने एक्शन लिया ऑफेंडर्स के खिलाफ जिन्होंने वायलेंस किया, चाहे वो एक सेक्सुअल असॉल्ट हो, चाहे वो फिजिकल वायलेंस हो, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी हो। तो अवेयरनेस बहुत सीवियरली लैकिंग है। सेंट्रल लॉ आना भी जरूरी है, बट मैं कहता हूँ आईपीसी में भी माननीय अमित शाह जी ने कहा कि बहुत सारे प्रावधान है अब भारतीय न्याय संहिता में, मानता हूं ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ऑलमोस्ट निल है। पुलिस हमेशा ऑफेंडर्स का साथ लेती है कि ठीक है किसी की जान चली गई, ठीक है, बट डॉक्टरों ने भी तो जान बचाने के लिए अपना सब कुछ सैक्रिफाइस किया। वो क्यों चाहेंगे किसी का कुछ गलत करना? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है। मैं राव साहब इसको सवाल की तरह नहीं रखूंगा, सीधे इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। I partly agree with डॉक्टर गौरव अग्रवाल जी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि डॉक्टर्स की सुरक्षा के बहुत जरूरी बातें हैं। दिल्ली में भी ऐसी बातें कई बार सुनने को मिली हैं, और दिल्ली पुलिस जो अपने कानून के दायरे में रहती हुई मदद भी करती है। लेकिन यहाँ पर एक बात से मैं और ज्यादा एग्री करूंगा कि ये सब कुछ मिला के अगर हमें अपने सिस्टम को सुधारना है, चाहे वो मेडिकल लोगों की सुरक्षा की बात हो, या फिर क्रिमिनल्स को पकड़ने की, या क्रिमिनल्स के खिलाफ कानून का डर और भय बनाने की बात हो, उसमें सबसे बड़ी बात है पॉलिटिकल विल पावर। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इम्प्लीमेंटेशन की बात जो डॉक्टर साहब ने कही है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कानून अपनी जगह होता है, कानून को इम्प्लीमेंट तो इंसान लोग ही करेंगे ना, हम पुलिस करेंगे या एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। अगर वहां पर ढिलाई है तो अच्छे कानून का भी कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है पॉलिटिकल विल, एडमिनिस्ट्रेशन की बात, और दूसरा जो भी डिपार्टमेंट्स हैं सारे के सारे, जो भी नियम कायदे कानून हमारे देश में बने हुए हैं, किसी भी बारे में हो, ये तो इस चर्चा की बात हो रही है। इसके अलावा भी मैं बड़े वाइडर सेंस में बात कर रहा हूँ। जो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कानून है हमारे, उनकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर है। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 हैं, कानून बनाने वाले, कानून चलाने वाले और न्यायपालिका। यानी कि ये तीनों विंग अगर सब मिलकर काम करेंगे तो ये सारा सिस्टम ठीक हो सकता है। और जहां तक बात है, जो कोई गलत करता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त इमीडिएट कार्रवाई। ठीक है राव साहब, ये एक एग्जांपल मैंने दूसरों के लिए एक आदर्श और नैतिक बात के तौर पर आपकी बात बहुत सही है। बहुत क्षमा के साथ मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ऐसा समय कब आएगा, और ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कि पुलिस के पास में जाते हुए, राव साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं, पुलिस के पास जाते समय आपके मन में सुरक्षा का भाव होगा, न कि डर का। आज भी जाते समय 4 बार सोचना पड़ता है किसी व्यक्ति को। यह स्थिति कैसे खत्म होगी? ये स्थिति तब खत्म होगी जब मैंने अभी आपको लास्ट में बताया कि पुलिस ऑफिसर्स को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि पब्लिक को किस ढंग से हैंडल किया जाए, जो सिंपैथेटिक तरीके से बात की जाए। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बार बार ये कह चुका हूं कई चैनल्स पे, पुलिस ऑफिसर को उस दुखी आदमी के जगह पर बैठ के सोचना होगा कि अगर मेरे साथ ये घटना होती तो पुलिस से मैं क्या उम्मीद करता। जिस दिन पुलिस ऑफिसर ये बात सोचना शुरू कर देंगे, उस दिन सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। लेकिन कई बार मैं ये देखने को मिला है, मैं सभी पुलिस की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत से पुलिस ऑफिसर्स हैं जो बहुत अच्छा है, लेकिन ज्यादातर की शिकायत यही होती है कि पब्लिक के साथ में वो ठीक से बात नहीं करते हैं, ठीक से काम नहीं करते हैं, पब्लिक की सिंपैथी नहीं करते हैं। यहाँ पर मैं सीनियर पुलिस ऑफिसर्स का सुपरवाइजरी जो चैनल है उसकी बात करता हूँ। उनको चाहिए, देखना चाहिए कि कोई ठीक है, ये भी कुछ चीजें हैं जिन पर बात होती रही, क्योंकि हम चर्चा के थोड़ा अंतिम दौर में। शुभांकर जी, बहुत संक्षेप में, इच्छा शक्ति, विल पावर, एक शब्द मैंने पकड़ा राव साहब का। अगर विल पावर, इच्छा शक्ति होती तो 5 दिन में वो कुछ हो गया होता कि ममता जी को मार्च नहीं निकालना पड़ता, चिट्ठी नहीं लिखना पड़ती, अपनी तरफ से कुछ कर दिखा देते। प्रवीण जी, पॉलिटिकल विल पावर के अगेंस्ट में कोई बात नहीं है। इसमें सही बात है कि जब तक एक सेंट्रली एक पॉलिटिकल विल पावर नहीं होगा तो हम लोग ना राज्य स्तर पर ना केंद्रीय स्तर पर ये चेंज नहीं ला पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं मोहतरमा जो भाजपा की प्रवक्ता है, मैं उनको भी जवाब में एक बात कह देता हूँ। उन्होंने बहुत सारी बात बताई कि बंगाल में अगर ये हो जाता, बंगाल में अगर वो हो जाता। मैं बता रहा हूँ अगर बंगाल में क्या नहीं होता है। बंगाल में
जो रेप करके आते हैं उनको लाइन से बैठा के उनको फूलों की माला नहीं पहनाते हैं। शायद सुप्रीम कोर्ट के जज मुझे लगता है लंबा जाएगा, मैं नहीं चाहता कि अनुत्तरित रह जाए। माधवी जी, आप चलते चलते इस बात पर मैं जानता हूं देखिए कहां जाएगी ये बात, लेकिन माधवी जी आप इस पर कुछ टिप्पणी करना चाहें? मैं नहीं चाहता कि आपका अवसर ही ना है, मैं अब शो को खत्म करने जा रहा हूं जी। देखिए प्रवीण जी, मैं बार बार एक ही बात कहूंगी कि इन्होंने जो अभी ये तो क्योंकि मामला इस तरीके से घटित हुआ तो सामने आ गया, आउटस्कट में जो होते हैं जो नहीं, इनका कहना ओवरऑल पूरे देश पर ध्यान दिया जाए, सिर्फ पश्चिम बंगाल की एक घटना, ये बार बार शुभांकर जी का जो मैं बार बार ये कह रही हूँ, मैंने पहले ही ये कोट किया और मैं हमेशा जब भी बैठ रही हूँ इस डिबेट पे तो मैं हमेशा ये बात बोल रही हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा बहुत जरूरी है और राजनीतिक विल पावर, बिल्कुल सही कहा कि पॉलिटिकल विल पावर बहुत जरूरी है। मैं अपने घर का ताला खुला छोड़ दूं, उसके बाद मेरे घर में चोरी हो जाए, फिर मैं चिल्लाऊं कि देखो चोरी हो गई, मोदी जी कुछ करते ही नहीं है। तो भाई आपकी प्रशासन जब सही तरीके से ट्रेंड नहीं हो, उनको बताया गया कि अपराध को छिपाना कैसे है, तो उसके बाद आप कोई भी कानून बनाने क्या फर्क मेरी कोशिश तो होती है कि एक आर्टिकल की तरह ये चीज चले। हम कोशिश ये करते हैं कि कुछ सारगर्भित चीजें, हाँ आज कुछ सवाल, कुछ सजेशंस बहुत महत्वपूर्ण इस चर्चा में निकल कर आए हैं। माधवी जी आपका, शुभांकर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी अपनी पार्टियों का पक्ष रखा। और एल.एन. राव साहब और डॉक्टर गौरव अग्रवाल, विशेष धन्यवाद आपका इसलिए भी क्योंकि आपने बिल्कुल एक अलग एंगल रखा। खासतौर पर राव साहब, आपने पुलिस की तरफ से जो पक्ष रखा है वो बहुत महत्व का। मैं उम्मीद करता हूं कि तमाम अधिकारी, पुलिस पर ये जो सवाल खड़े होते हैं और आप जैसे सीनियर अधिकारी जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, उनको लगता भी होगा कि पुलिस की छवि को बचाना है तो पुलिस को सिर्फ फिल्मों में हीरो की तरह नहीं दिखना। और फिल्मों में भी हम देखते हैं कि विलेन हीरो, इसका एक चलता रहता है कि पुलिस कभी विलेन दिखाई देती है, कभी हीरो दिखाई देती है। तो पुलिस रियल लाइफ में हमारे लिए हमेशा हीरो है और उसके पास जाते हुए आपको डरना ना पड़े, आपको यह पता रहे कि आपको न्याय मिलेगा और शुरुआत से ही मिलेगा, और क्योंकि पुलिस आपके साथ खड़ी, ऐसी उम्मीद करते हैं। हालांकि ये स्थितियां नहीं है, ये भी मैं स्पष्ट कह देता हूं, इस पर सवाल सुप्रीम कोर्ट ने ही खड़े कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का।